दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में कुछ नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूँ दोस्तों, जिसमें मेरा कॉन्सेप्ट था कि डेली हिंदी में हम लोग एक साथ 10 चैप्टर को कवर करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या कुछ खास पढ़ने वाले हैं, आपको बड़े बेसब्री से इस तरह के चैप्टर का इंतजार रहता है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साहित्य की विधाओं के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं अव्यय और अविकारी शब्दों के बारे में, हम पढ़ने वाले भाषा विज्ञान के सवाल, हम पढ़ने वाले पत्र लेखन के सवाल, हम पढ़ने वाले लोकोक्तियों के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं पत्र पत्रिकाओं के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं आज अलंकार के बारे में, छंद के बारे में, निपात के बारे में, अर्थबोध से संबंधित सवाल। ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और सीधे सीधे 10 चैप्टर पर कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूंगा। ठीक है, आप तो मेरी आदत जानते हैं। इस जो सीरीज को मैं दे रहा हूं आप सभी को, इस सीरीज के कई सारे वीडियो मैंने पहले दे चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पढ़ना और आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से आप सभी के डिमांड पर ही दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया था। ये फाउंडेशन बैच ना आपको आपकी तैयारी में इतना लाभदायक साबित होगा कि आपको बार बार अलग अलग कोर्स नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, एक बार पढ़िए और विधिवत दोस्तों आप तैयारी कर पाएंगे इस बैच के माध्यम से। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि सीधे आज मैं अपने सवालों पर आता हूं और सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वहां से दोस्तों मैं अपनी कहानी को शुरू करना चाहूंगा। ठीक है, अलंकार। ठीक है, जब मैं अलंकार चैप्टर से क्वेश्चन को बना रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करूं, या तो शब्द अलंकार से या तो अर्थालंकार से। लेकिन जब मैंने पेपर को, क्या होता है ना, इसको बनाने से पहले आप मेरी बात समझ जाइए, आप अपना समय देने जा रहे हैं पढ़ने पर, अगले आधे घंटे तक हम लोग अपने चैप्टर पे बातचीत करेंगे। आपको समझना होगा कि नितिन सर जो हैं ये किस तरह से इस पीपीटी को बना रहे हैं, क्या सोच करके ये सवाल उन्होंने रखा है, पहले समझ जाइए बात को। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अलंकार चैप्टर खोला और किताब में जितने भी मेरे पास 4-6 रेफरेंस वाली बुक थी उनके क्वेश्चन आंसर देखा, तो मुझे यह रियलाइज हुआ कि दोस्तों सवाल जो आते हैं ना शब्द और अर्थ, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। कुछ सवाल जो बेसिक होते हैं, जो अलंकार से बेसिक तौर पर पूछे जाते हैं, पहले वो जान लेते हैं। और मुझे लगा कि बच्चे ना यही वाला टॉपिक छोड़ देते हैं, तो आज अलंकार को हम विधिवत पढ़ने वाले हैं इसके निचोड़ के रूप में। ठीक है, तो पहला सवाल, जब हम अलंकार पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, नाम है भरत मुनि। जी हाँ दोस्तों, भरत मुनि। लेकिन अब भरत मुनि ने अलंकार के कितने प्रकार का वर्णन किया या कितने प्रकार के अलंकार बताए हैं। अब देखिए यहां बच्चा करेगा गलत, आपका जितना भी कॉम्पिटिटर होगा सब गलत जवाब देगा। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दा अलंकार और अर्थालंकार। यहां शब्दा और अर्था से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। भरत मुनि ने कहा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, भरत मुनि ने कहा 4 प्रकार के अलंकार होते हैं। इन 4 प्रकारों में उन्होंने कहीं भी शब्दा या अर्था की बात नहीं किया। उन्होंने जो सीधे सीधे बात किया ना, वो सीधे बात किया दोस्तों उपमा अलंकार के बारे में, उन्होंने बात किया दोस्तों रूपक अलंकार के बारे में, उन्होंने बात किया दोस्तों यमक अलंकार के बारे में। ठीक है, उन्होंने बात किया दोस्तों दीपक अलंकार के बारे में। जो 4 प्रकार के अलंकार उन्होंने बताए वो कौन कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार और दीपक अलंकार। दोस्तों मैं भरत मुनि की बातें बता रहा हूं। ठीक है, सवाल परीक्षा में आए तो पहले बताओ कि जवाब लोग गलत देंगे कि नहीं। अगर आप भी ये सवाल नहीं पढ़ते तो गलत होता ना। चलो आ जाओ, अगला सवाल पढ़ो। अगला लिख रहा है कि हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है। अब होता क्या है, अलंकार चैप्टर पढ़ते ही ना 2-3 आचार्य के नाम बच्चों को याद हैं कि हर प्रश्न के लिए हमें क्या देना है, भरत मुनि का जवाब देना है। जबकि देखो कोई जरूरी तो है नहीं कि भरत मुनि ने अगर ये अलंकार का वर्णन किया है तो यहां पर दोस्तों उन्होंने भी किया। वैसे भरत मुनि ने मुख्य तौर पर दोस्तों रस का वर्णन किया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दोस्तों अगर रस का वर्णन किया इन्होंने, ठीक है, बाकी इनकी दोस्तों कई सारी किताबें हैं जहां पर इन्होंने रस के साथ साथ अलंकार का भी वर्णन किया, इन्होंने दोस्तों छंद का भी वर्णन किया। ठीक है, और इन्होंने अलंकार का भी वर्णन किया। ठीक है, तो कहने को सब है। अच्छा, हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य दोस्तों कौन, ये सवाल आए तो याद रखेगा, यहां बताएगा दोस्तों केशव दास जी को। किसे बताएंगे? केशव दास जी दोस्तों ये प्रथम अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में अलंकार का प्रयोग बहुत ज्यादा है, इसीलिए अलंकारवादी आचार्य का टैग इनके नाम के साथ जुड़ गया है। गलती मत कीजिएगा, फिर समझा रहा हूं। ठीक है,
आगे देखिए लिख रहा किसने अलंकार को वेद का 7वां अंग माना। ओहो, एक मिस्टेक है दोस्तों, यहां वेद नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए वेदांग। क्या होना चाहिए दोस्तों? वेदांग। क्योंकि अगर वेद की बात करेंगे तो वेद की संख्या तो 4 ही है। फिर आपके दिमाग में आएगा सवाल कि सर संख्या तो 4 है तो इनको मानना भी था तो 5वां अंग माना होता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अथर्ववेद होता है। तो वेद तो 4 होते हैं तो इनको 5वां अंग मानना चाहिए, फिर 7वां क्यों? तो दोस्तों गलती यहां पर, यहां वेद की जगह वेदांग होना चाहिए और वेदांग का 7वां अंग। ठीक है सर, मान लिया कि यहां पर कोई किसी आचार्य ने इनको मतलब अलंकार को 7वां अंग मान लिया। पहले बताइए कि कौन से आचार्य ने दोस्तों माना, अगर ये सवाल करे तो बताएगा दोस्तों राजशेखर जी ने। ठीक है, आचार्य राजशेखर जी ने दोस्तों क्या माना है, इसको वेदांग का 7वां अंग माना। सर इतना तो ठीक है, लेकिन सर एक बात बताइए, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि बाकी के वेदांग के 6 अंग कौन कौन से हैं? बिल्कुल, ये तो बताना ही चाहिए। तो आइए हम बाकी के वेदांग के 6 अंग पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, अगर हम चर्चा करते हैं वेदांग की, तो वेदांग के जो 6 अंग हैं उनमें पहला होता है शिक्षा। क्या दोस्तों? शिक्षा। दूसरा जो अंग है दोस्तों उसका नाम है कल्प। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ते जाइए, शिक्षा है, कल्प है। तीसरे नंबर पे याद रखेगा दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो है उसका नाम व्याकरण है। चौथे नंबर पे दोस्तों ज्योतिष को स्थान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष को स्थान दिया गया है। 5वें नंबर पे छंद को स्थान दिया गया है और 6ठे नंबर पे निरुक्त को स्थान दिया गया है। किसे दोस्तों? निरुक्त। ये वेदांगों की संख्या 6 है और यहीं पर दोस्तों इनके द्वारा ये 7वें नंबर पे आप जोड़ लीजिए कि यहीं पर ये कहते हैं कि 7वें नंबर पे किसको होना चाहिए था? अलंकार को होना चाहिए था। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ये सवाल देखिए यहां से बन रहा है। ठीक है, ये सवाल यहां से बन रहा है। तो हम लोग अभी तक कैसे स्टाइल में पढ़ते थे मैटर नहीं करता, मैं आपको हर चैप्टर का एक एक ट्रिक बताऊंगा, एक एक चीजें बताऊंगा, बस साथ आप देते रहो, बने रहो। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पढ़िए। अगला लिख रहा है उपमा को अलंकारों की जननी किसने कहा? उपमा अलंकार जानते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों उपमा अलंकार। और उपमा में दोस्तों सदैव उपमा दिया जाता है। ठीक है, और उपमा देने के लिए दोस्तों हमेशा सा सी सम समान इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है। फिलहाल इसको अलंकारों की जननी किसे कहा? अलंकार जितने भी प्रकार के होते हैं उनमें अलंकारों की जननी कहा गया उपमा अलंकार को। और ये किसने कहा दोस्तों? तो ये राजशेखर जी ने ही कहा है। किसने कहा दोस्तों? ये राजशेखर जी ने ही कहा है। इस सवाल को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा, सर्वप्रथम अलंकारों का वैज्ञानिक विवेचन किसने किया? ठीक है, इस तरह के सवाल देखिए आपकी जो बड़े एग्जाम होते हैं ना, जैसे टीजीटी का एग्जाम हो गया, पीजीटी का एग्जाम हो गया, या फिर आप जो है अलग अलग राज्यों में जो इस तरह के एग्जाम होते हैं, या फिर नेट जेआरएफ का पेपर हो गया, तो साहित्य का जब पेपर होता है ना तो वहां पर दोस्तों इस तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कभी आपसे कि सर्वप्रथम अलंकारों का वैज्ञानिक विवेचन किसने किया है, तो याद रखेंगे यहां पर रुद्रट नाम याद रखेगा। क्या याद रखेंगे दोस्तों? रुद्र। भगवान शिव का रुद्र रूप आपने देखा होगा, सुना होगा। ठीक है, तो रुद्र, उसी में ट जोड़िएगा, रुद्रट बन जाएगा। इन्होंने वैज्ञानिक विवेचन किया है। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तब बताएगा दोस्तों कि अलंकार के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं दोस्तों? तो एक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आगे चल के शब्दालंकार। क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे शब्दालंकार, दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों अर्था अलंकार। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब जब आगे हम इस चैप्टर की चर्चा करेंगे तो वहां दोस्तों और भी ज्यादा ब्रीफ में हम लोग बातचीत किया जाएगा। मुझे लगा आज हमें अपनी शुरुआत यहां से करनी चाहिए। ये तो हमारा पहला चैप्टर, ऐसे हम लोग 10 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दूसरा चैप्टर, इसमें भी आपका बड़ा मन लगता है सर, छंद की बात आ जाती है। ठीक है, लिख रहा दोस्तों सर्वप्रथम छंद का वर्णन दोस्तों कहां मिलता है? तो एक किताब है दोस्तों पिंगल शास्त्र। क्या नाम है दोस्तों? एक किताब है जिसका नाम है दोस्तों पिंगल शास्त्र। इस पिंगल शास्त्र में दोस्तों सर्वप्रथम छंद का वर्णन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि छंद का वर्णन दोस्तों कहां मिलता है? वेदांग में भी मिलता है। आइए मैं दिखा देता हूं। देखिए यहां पर हम लोगों ने वेदांग पढ़ा था और यहां 5वें नंबर पे देखिए छंद पढ़ा हुआ था। तो छंद का वर्णन कहां मिलता है? वेदांग में भी। छंद का वर्णन कहां मिलता है? पिंगल शास्त्र में मिलता है। ठीक है, और बहुत जगह मिलता है। अगर मान लीजिए हो सकता है परीक्षा में ये वाला ऑप्शन दे दे, हो सकता है परीक्षा में ये ऑप्शन दे दे, मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं दे रहा, एक तीसरा ऑप्शन दे दे रहा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों छंद का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ये भी याद रखिएगा, कहां मिलता है? ऋग्वेद में। अब आप कहेंगे सर ऋग्वेद तो बहुत बड़ा है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। कहां मिलता है दोस्तों? 10वें मंडल में मिलता है। अब आप कहेंगे सर 10वें मंडल का नाम सुना सुना सा लग रहा है, मैं बिल्कुल आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने पढ़ा होगा पुरुष सूक्त के बारे में। ठीक है, पुरुष सूक्त में मिलता है। और पुरुष सूक्त में कहां दोस्तों? तो पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र में दोस्तों किसका वर्णन किया गया है? छंद का वर्णन किया गया है। तो मैं आपको खाली ऋग्वेद नहीं बता रहा। क्यों? क्या पता परीक्षा में वेद ना दे दे, वेदांग पूछ ले तो क्या करेंगे?
नहीं वेद वेदांग दोनों गायब करके पिंगल शास्त्र पूछ ले तो क्या करोगे, या फिर वेद दे करके पुरुष सूक्त के बारे में पूछ ले, 10वें मंडल के बारे में पूछ ले, या उसके 9वें मंत्र के बारे में पूछ लेगा तो क्या करोगे। हमारा काम है आपको हर तरह की संभावनाओं से बचाना, ठीक है। क्या क्या कंडीशन बन सकती है वो अपनी जगह है, उत्तर हम पहले जानते हैं, ठीक है। हम स्टडी 91 वाले हैं, उत्तर पहले याद रखते हैं। आगे बात समझ में, आगे बढ़िए। लिख रहा है छंद शास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यही जो छंद शास्त्र किताब है ना, इसी को दोस्तों पिंगल शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी छंद शास्त्र की किताब को क्या कहते हैं, हम इस किताब को पिंगल शास्त्र के नाम से जानते हैं, कुछ अलग नहीं यहां पे, ठीक है। लिख रहा है मात्रा या वर्ड के आधार पर छंद के कितने प्रकार होते हैं। जैसे अलंकार में हमने पढ़ा 2 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो भैया छंद के कितने प्रकार होते हैं और किस आधार पर, मात्रा या वर्ड के आधार पर। तो याद रखेगा 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 2 प्रकार। कौन कौन से सर 2 प्रकार होते हैं, तो एक तो होता है दोस्तों मात्रिक छंद। कौन सा होता है, एक होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद। कौन सा होता है दोस्तों, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद होता है। आगे बात समझ में, आगे डिटेल में बातचीत करेंगे, अभी मत परेशान होइए। लिख रहा मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, ठीक है। मात्रिक छंद के दोस्तों याद रखेगा 3 भेद होते हैं। अब आप फिर आपका सवाल आ गया सर कौन कौन से 3 भेद, तो याद रखेगा पहला होता है सममात्रिक छंद। क्या होता है दोस्तों, सममात्रिक। दूसरा होता है दोस्तों अर्ध सममात्रिक। क्या होता है, अर्ध सम मात्रिक छंद। और तीसरा होता है दोस्तों विषम मात्रिक। क्या होता है, विषम मात्रिक छंद। ये 3 वैरायटी होती है, ठीक है। ये 3 वैरायटी होती है किसमें दोस्तों, मात्रिक के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद। अगला सवाल लिख रहा है चौपाई जो है दोस्तों ये किस छंद का उदाहरण है, ठीक है। चौपाई, तो चौपाई की खासियत है दोस्तों कि चौपाई में क्या होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे 4 पद होते हैं। चौपाई में कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं। और प्रत्येक में मात्रा कितनी होती है दोस्तों, प्रत्येक में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो मात्रा की संख्या होती है 16। और हम लोग पढ़ें कि दोस्तों यह क्या है दोस्तों, सममात्रिक छंद है, इसी वजह से प्रत्येक पद में 16-16 मात्रा होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सममात्रिक छंद का उदाहरण है, ठीक है। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 पद कहिए, चाहे पद न लिख करके दोस्तों इसको आप चरण कहिए, ठीक है। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। याद रहेगा आपको। चलिए एक अगला सवाल लिख रहा हरिगीतिका एवं गीतिका किस छंद के उदाहरण है। पहले तो सर वो तो हम देख लेंगे किस छंद के उदाहरण हैं। सबसे बड़ी चीज कि जब इसमें कोई मात्रा पूछ देता तो बड़ा संकट हो जाता है। मैं आपको ट्रिक देता हूं छोटा सा। दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि गीतिका बड़ा है कि हरिगीतिका बड़ा है, आप कहेंगे किस आधार पर। हमने कहा वर्ड के आधार पर, अक्षर के आधार पर कौन सा बड़ा, आप कहेंगे सर हरिगीतिका बड़ा। बस यहीं पे नोट कर लो दोस्तों, हरिगीतिका बड़ा है ना, इसमें 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और छोटे वाले में कितनी होती है दोस्तों, 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। एक बात याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखेगा दोस्तों, यह सममात्रिक छंद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, सममात्रिक छंद का उदाहरण है। अच्छा अब तीसरी बात दोस्तों याद रखेंगे, क्योंकि सममात्रिक छंद की खासियत होती है कि दोस्तों चरणों में समान मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, सममात्रिक छंद कहा गया है। तो यहां पर दोस्तों जो मात्रा होती है ना, ये यति देखा जाता है कि कितने पर यति है, आगे मैं बताऊंगा। तो याद रखेंगे इसमें 16 और 12 पर यति होती है, क्योंकि 16 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर 14 12 पर यति होती है, कितने पर, 14 12 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा यति, ठीक है। यति यानी उस पर विराम होता है और वहां से फिर अगला पद या अगला चरण जो है प्रारंभ होता है। इस तरह के सवाल भी आप याद रखेंगे। अभी हमने सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़ाया, तीसरे चैप्टर पर आइए। लिख रहा अव्यय या अविकारी शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चर्चा करेंगे। पहला सवाल लिख रहा अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है तो हम बता देंगे। अभी सर पहले ये बताइए कि विकारी शब्द क्या होता, अविकारी होता क्या है, तब हम भेद की बातें करेंगे। सुनिएगा, अगर आपसे कभी पूछे दोस्तों कि विकारी कितने होते हैं, विकारी शब्द कितने होते हैं, तो याद रखें दोस्तों विकारी शब्दों की संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4। अब कहेंगे सर अगला वो 4 हैं कौन कौन से, तो पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण और चौथा होता है क्रिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, विकारी। विकारी का मतलब होता है जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, और विकार को अपनी भाषा में बताऊं क्या होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। आप समझो, मैं अगर यहां पे लिख दूं कि विकार
विकार इज इक्वल टू क्या, परिवर्तन। विकार और कोई शब्द नहीं, विकार सिर्फ परिवर्तन है। यानी परिवर्तन वाले शब्द जहां क्या होता है दोस्तों, लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, वही विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा में भी परिवर्तन होता है, सर्वनाम में भी होता है, विशेषण में भी होता है और क्रिया में भी होता है। अब आपके मन में अगला सवाल, सर एक दो तो एग्जाम्पल देके बता दीजिए तो ठीक रहे, आप ना हमको पूरा निचोड़ना चाहते हैं कि नहीं। अरे भैया ऐसा पढ़ना है तो पेड क्लास में आइए, फिर सर वही और टीचर की भांति लगे अपने पेड का और कोर्स का प्रमोशन करने। थोड़ा सा निवेदन है, सुनिए। अच्छा बताता हूँ एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल आपको याद हो जाए। मैंने कहा विकार होगा मतलब परिवर्तन होगा। चलिए मैंने कहा मोहन पढ़ती है, क्या सर क्या मजाक कर रहे हैं, मोहन पढ़ती नहीं, मोहन लड़का है सर, लड़का होने की वजह से मोहन पढ़ता है। हमने कहा राधा गाना गाता है, ठीक है, अरे सर क्यों मजाक कर रहे हैं, राधा गाना नहीं गाता है, राधा गाना गाती है। अच्छा मैं यही तो कह रहा हूँ कि लिंग वचन आदि के आधार पर परिवर्तन हो तो समझ क्रिया है उस तरह से, और या तो संज्ञा के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, क्रिया के अनुसार क्रिया को परिवर्तित कर रहे हैं। तो जहां जहां परिवर्तन होगा वो विकारी शब्द, जहां परिवर्तन नहीं होगा वह अविकारी शब्द। तो यहाँ क्या लिखा, अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, याद रखिएगा, अविकारी शब्द के भी कितने भेद होते हैं, 4 भेद। अब कौन कौन से 4 भेद हैं, तो पहला होता है दोस्तों क्रिया विशेषण। क्या होता है, पहला भेद कौन सा है दोस्तों, क्रिया विशेषण। दूसरा भेद कौन सा है दोस्तों, समुच्चय बोधक। कौन है दोस्तों, समुच्चय बोधक। तीसरा भेद कौन सा होता है दोस्तों, संबंध बोधक। कौन सा होता है, संबंध बोधक। चौथा कौन सा होता है दोस्तों, विस्मयादि बोधक। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये कुल 4 वैरायटी होते हैं किसके, अगर आपसे पूछे अविकारी शब्द तब आप इसे बताइएगा। आगे बात समझ में, 10 चैप्टर पढ़ाऊंगा इसी तरह से, बस शालीनता के साथ बने रहो क्लास में। अगला है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। किसके आधार पर दोस्तों, अर्थ के आधार पर पूछ रहा है। याद रखेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। मैं चाहूंगा यहां पेन चेंज कर लूं, ठीक है। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं, देखिए पहला होता है रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक, मुझे अच्छा वाचक लिखने की जरूरत नहीं है ना, बार बार लिख देता हूं तो आप कहेंगे सर किताब में कुछ और लिखा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सुनते जाइए, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, परिमाण मान जानते हैं ना, माप तौल से संबंधित है। ठीक है, और चौथा लिखेगा कालवाचक। ठीक है, कालवाचक। ठीक है, यहां जगह नहीं था तो वाचक नहीं लगाया। ठीक है, ये हो जाते हैं दोस्तों इनकी वैरायटी। क्रिया विशेषण के प्रकार की बात कर रहा हूं, आगे विस्तार में हम चर्चा करेंगे। अभी आपको जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है खाली उतना देखिए। लिख रहा है लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर शब्द के भेद हैं। कितने भेद होते हैं, अरे सर 2 भेद होते हैं। वही तो आपने शुरू में बताया कि या तो विकारी होगा या तो क्या होगा, अविकारी होगा। और पुनः हमने पढ़ा कि विकारी भी 4 प्रकार का होता है और अविकारी भी 4 प्रकार का होता है कि नहीं। आगे बढ़िए, लिख रहा वाह, ठीक है, वाह क्या बात है सर, आज तो पूरा चैप्टर का निचोड़ सर आपने दे दिया। मैंने भी आपकी पीठ थपथपा पे कहा वाह, शाबाश मेरे बेटे, आपने सब सीख लिया, शाबाश मेरे भाइयों, आपने सीख लिया। देखिए वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, हाय राम क्या गजब की क्लास है, आहा मजा आ गया। तो दोस्तों किस प्रकार के शब्द हैं, याद रखिए, जिन शब्दों को पढ़ करके विस्मय आश्चर्य का भाव पैदा होता है वहां पर विस्मयादि बोधक होता है। क्या होता है दोस्तों, विस्मयादि बोधक। तो याद रखेंगे यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, यह विस्मयादि बोधक है। और हमने पढ़ा विस्मयादि बोधक किसके अंतर्गत आता है, यह अविकारी के अंतर्गत आता है। और इसका सैंबल क्या दोस्तों, विस्मय का ये एक्सक्लेमेटरी सैंबल जो बोलते हैं आप, ये इसको देखिएगा। ठीक है, आगे लिख रहा और, एवं, तथा, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, ये किसके भेद होते हैं। आप मुझे इसका काम बता दो। आपने कहा राम और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं, राम लक्ष्मण और सीता वन को जा रहे हैं, तो ये और क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। मैंने कहा हिंदी तथा इंग्लिश की क्लास चल रही है, ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। मैंने कहा गणित या रीजनिंग में से आपको क्या पसंद है, मैंने 2 ऑप्शन देके अथवा लगा दिया या लगा दिया। दोस्तों कुल मिला जुला के जोड़ने का काम करता है। और जहां इस तरह की चीजें हो याद रखेगा समुच्चय। अब देखिए संबंध की बात तो नहीं रही है, समुच्चय बनाने का प्रयास कर रहा है, मतलब ग्रुपिंग करने का काम कर रहा है। तो यहां उत्तर क्या होना चाहिए, समुच्चय बोधक। आपकी परीक्षा में ना क्या करता है, एक वाक्य दे देगा, जैसे मैंने कहा ना कि राम लक्ष्मण और सीता वन को जा रहे हैं, और को अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा क्या है बताओ, ये और क्या है, समुच्चय बोधक है, अविकारी शब्द है। ठीक है, इसी तरह से अगला लिख रहा है के साथ। ठीक है, मुझे आपके साथ पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे आपके सामने
जो है लिखना अच्छा लगता है, ठीक है, या कुछ भी इस तरह से किया आपने, ठीक है, के निकट, मैं इलाहाबाद के निकट रहता हूं, ठीक है, या फिर के भीतर आपने इसी तरह से मैं घर के भीतर ही अपनी पढ़ाई कर लेता हूं, कुछ इस तरह से आपने शब्द बनाया, ठीक है। इन चीजों का इस्तेमाल करके ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये संबंध को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, ये संबंध को दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये संबंध बोधक अव्यय कहे जाते हैं। यह भी अविकारी के टाइप में ही आते हैं। अभी हमने कितना चैप्टर कवर किया, 3 चैप्टर, 7 चैप्टर भी और आपको पढ़ाऊंगा। सुनिए, एक चैप्टर है दोस्तों निपात। बहुत सारे बच्चे डरते हैं, अभी आज की क्लास में निपात खत्म, यही 5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, इसी पे निपात क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पहले बात को समझिए, निपात होता क्या है। मैंने कहा आपसे कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात कहा, तो कौन सा बड़ी बात कह दी, आपके घर वाले भी तो कहते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन अगर मैंने इसी शब्दों को कहा कि आपको पढ़ना ही चाहिए, मतलब मैंने इस पर क्या कर दिया, दबाव दिया। जब जहां कहीं भी कोई भी ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाए जहां उस शब्द के माध्यम से दबाव का बोध हो, ठीक है, आप समझ जाना वही निपात है। अब मैं आपको ऐसे 20 एग्जाम्पल देता हूं, चलेगा ना, 20 एग्जाम्पल में तो चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। निपात यानी क्या, हम अपने भाषा में दोस्तों, अपने भाषा में समझेंगे। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, निपात का, निपात का मतलब होता है दबाव। क्या होता है दोस्तों, दबाव, यानी किसी बात पर दबाव देना अपना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, निपात कहलाता है। पहला लिख रहा है, बलदायक निपात के भेद हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, ठीक है, आपको जैसे आपसे कहा गया कि सर आपको मेरे घर चलना चाहिए, ठीक है, नहीं सर आपको मेरे घर तक चलना चाहिए, ठीक है, तो तक बोलते ही वहां दबाव बन जा रहा है, ठीक है। तो चाहे ही आ जाए, चाहे तक आ जाए, चाहे भी आ जाए, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे हो सकता है केवल आ जाए, ठीक है, कि मैं केवल और केवल नितिन सर से पढ़ता हूं, ठीक है, मैं सिर्फ नितिन सर को जानता हूं। इस तरह से जो शब्द आते हैं ये बलदायक निपात कहलाते हैं। इसी बलदायक निपात को दोस्तों सीमा बोधक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमा बोधक निपात भी कहा जाता है। कई बार क्या होता है ना कि किसी और अक्षर का प्रयोग कर लिया शब्द का, मतलब दोनों का एक ही है, परेशान मत होइएगा। अच्छा, निषेध बोधक और नकार बोधक ये बड़े खतरनाक होते हैं यार, ठीक है। होता क्या है कि हमारे आपकी नजर में हमें लगता है कि जो निषेध बोधक है वही नकार बोधक है कि नहीं। अब आप यहां भेद नहीं कर पाते कि हम किसे निषेध बोधक में रखें, किसे नकार बोधक में रखें। देखिए अब समझना पड़ेगा आपको। जैसे अगर मान लीजिए आपसे किसी ने आपका मोबाइल फोन मांगा और आप उसे नहीं देना चाहते, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप निषेध करेंगे या नकार देंगे। तो आप कहेंगे सर नकार देंगे। चलिए मैं आपसे आपका मोबाइल फोन मांग रहा हूं कि भैया मुझे अपना मोबाइल फोन दे दीजिए, तो आप उसे क्या कर देंगे दोस्तों, नकार देंगे। लेकिन निषेध का मतलब क्या होता है, जैसे आप चाहते हैं कि मेरे कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति ना आए, तो दोस्तों कमरे के बाहर एक बोर्ड लगा देंगे कि कमरे में आना निषेध है, यानी हमारे कमरे में मत आइएगा, हमारे कमरे में ना आइएगा। तो याद रखिएगा ये मत शब्द हो गया, ठीक है, ये ना शब्द हो गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, निषेध बोधक होते हैं। और नकार बोधक यानी मैं अपनी मोबाइल नहीं दूंगा, ठीक है, मैं अपनी मोबाइल न दूंगा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं दोस्तों ये क्या कहलाएंगे, ये हमेशा या फिर ऐसे होता है ना कि क्या अपनी मोबाइल देंगे, जी नहीं देंगे। तो जी नहीं बोल दिया तो क्या वो भी तो वही है ना, जी नहीं। तो ये भी है ये दोस्तों, याद रखेगा। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे नकार बोधक। तो इसको समझिएगा, परीक्षा में आता है ना, यहां बच्चा कंफ्यूजन में गलत कर देता है। सोच समझ के रखिए ना, छोटा सा मामला है, समझ जाइए। लिख रहा है क्या, कब, किस, ये सब तो देख के लग रहा है दोस्तों ये प्रश्नवाचक निपात है। क्या दोस्तों, ये प्रश्नवाचक निपात है, ठीक है। आप कहेंगे सर निपात में भी प्रश्नवाचक होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। लिख रहा अवधारणा बोधक निपात का उदाहरण कौन सा है, किसमें दोस्तों, जिससे अवधारणा का पता चलता है। तो उसमें दोस्तों क्या आता है, जैसे मैंने कहा कि नितिन सर की क्लास लगभग 8 बजे आती है, ठीक है, लगभग नहीं फिक्स 8 बजे आती है, ठीक है, या ठीक 8 बजे नितिन सर आ जाते हैं, तकरीबन 8 बजे जो है नितिन सर की क्लास चलती है, ठीक है। इस तरह से जो शब्द आते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लगभग हो गया, ठीक हो गया, तकरीबन हो गया, करीब हो गया, ठीक है। ये सभी जो शब्द हैं दोस्तों ये क्या कहते हैं दोस्तों, ये अवधारणा बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक तो मुझे लगता है बच्चा को याद होगा, काश सर आप मुझे ना हाई स्कूल में मिल गए होते, काश, ठीक है, काश सर आप इंटरमीडिएट में मिल गए होते ना, हम तो टॉपर हो जाते हैं, ठीक है। तो काश की बात हो रही, काश मुझे 3 साल पहले आप मिल गए होते सर, तो आज हमें कब की नौकरी मिल गई होती। तो काश वाले जो शब्द हैं ये भी निपात में आते हैं, लेकिन यहाँ विस्मयादि बोधक निपात होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाषा विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। वैसे भाषा विज्ञान की बात छोड़िए, मैंने भाषा और बोलियों से संबंधित कुछ सवाल कराया था, लेकिन ये कुछ सवाल मैं भाषा विज्ञान का दे रहा हूं, ये भाषा और बोली से हट करके हैं, ठीक है। लिख रहा हिंदी किस भाषा का शब्द है,
बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हम लोग हिंदी पढ़ते हैं बार बार। अब जिन्हें नहीं पता होगा ना वो समझेंगे दोस्तों कि संस्कृत है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हिंदी संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। संस्कृत क्या है दोस्तों, संस्कृत को हम आदि जननी कहते हैं, ठीक है। और ये हिंदी की नहीं, ये भारत की जितनी भी भाषाएं ये सबकी क्या दोस्तों, आदि जननी है। लेकिन अगर हिंदी भाषा की बात करेंगे प्रॉपरली तो याद रखेगा ये हिंदी जो है ना ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। फिर हमसे परेशान मत करिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूं एकदम एक एक अक्षर आप जान लीजिए, अक्षरशः मैंने शोध करके सब लिखा है। आप परेशान मत होइए, बस पढ़ते चलिए, ठीक है। हो सकता हो आपको ना पता हो, लेकिन उसके लिए परेशान मत होइएगा। सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग करने वाले कवि का नाम क्या था दोस्तों, तो फारसी कवि ही थे दोस्तों। फारसी कवि औफी नाम था। क्या नाम था इनका, फारसी कवि औफी। नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने सुना भी ना हो, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। लेकिन हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। जब भाषा परिवार की बात करें ना तब आप बताएगा दोस्तों, यह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भाषा परिवार से इसका संबंध है। भारोपी मतलब भारत और यूरोपी को मिला देंगे तो भारोपीय बन जाता है। लेकिन आप भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है, देश भाषा। यहां भी जिसको नहीं पता होगा वो चाहे हिंदी जवाब देता है, चाहे संस्कृत जवाब देता है, या ज्यादा टैलेंटेड होता है तो वैदिक संस्कृत कहता है, लौकिक संस्कृत का पता नहीं पता हमें ये सब, ठीक है। आप जानिए, देश की प्रथम देश भाषा का दर्जा पाली भाषा को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, पाली भाषा का। अगर मैं भाषा के उदय की बात करूं तो सबसे पहले देखिए संस्कृत था। संस्कृत के बाद दोस्तों कौन सा जन्म हुआ है, संस्कृत के बाद पाली भाषा आई है। पाली भाषा में दोस्तों महात्मा बुद्ध जी ने अपने सारे उपदेश दिए हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पाली के बाद दोस्तों प्राकृत भाषा आया है। जैन धर्म की जो किताबें हैं वो प्राकृत भाषा में है। प्राकृत के बाद दोस्तों क्या आया है, अपभ्रंश आया है। क्या आया है दोस्तों, अपभ्रंश आया है। और अपभ्रंश के बाद दोस्तों क्या आया, खड़ी हिंदी बोली आई है, ठीक है। खड़ी हिंदी बोली आई है तब जाकर के। तो ये इनका एक क्रम रहा है। उस क्रम में दोस्तों ये प्रथम देश भाषा का दर्जा किसे दिया जाता है, तो याद रखेंगे पाली भाषा को दिया जाता है। और यहां ब्रैकेट में लिखेगा कि बुद्ध के समस्त उपदेश, ठीक है, बुद्ध के समस्त उपदेश जो थे दोस्तों किस भाषा में थे, वो पाली भाषा में थे। बुद्ध के समय की भाषा है दोस्तों ये भी याद रखेंगे। लेकिन आप प्राकृत भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ये किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। प्राचीनतम व्याकरण भी किस भाषा का दोस्तों, प्राकृत भाषा का दोस्तों व्याकरण किसने लिखा है। आपने नाम सुना वररुचि का, नहीं सुना तो सुन लीजिए। वररुचि के द्वारा ही दोस्तों ये व्याकरण लिखा गया है। क्या प्राकृत भाषा में व्याकरण लिखा गया दोस्तों, ये आप स्टार लगा के याद करिएगा, ठीक है। लेकिन अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग मिलता है। कहां पर इसका प्रामाणिक प्रयोग मिलता है दोस्तों, तो इसका प्रयोग मिलता है दोस्तों पतंजलि की महाभाष्य में, ठीक है। पतंजलि की महाभाष्य में दोस्तों पहली बार किसका प्रयोग मिलता है दोस्तों, याद रखेंगे अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग देखने को मिलता है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखते ही देखते हिंदी के 5 चैप्टर आपने पढ़ के समाप्त किए, ठीक है। चलिए छठे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोगों के मन में आता होगा सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ना ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा ना, ये अपनी हिंदी की किताब है, ठीक है। आप इसे हमारी वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, जहाँ से चाहें ऑर्डर कर सकते हैं इस किताब को, ठीक है। तो इसको लीजिए, इस किताब में सब कुछ मिलेगा। और जितना मेहनत हमने इस किताब में किया है ना, कोई ऐसी नहीं कि नहीं हिंदी का मास्टर में इसी किताब में मेहनत हुई, जो हमारी बाकी की किताबें दोस्तों वहाँ भी हमने मेहनत किया, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं क्योंकि लंबी क्लास है तो और भी चीजें बतानी मुझे, ठीक है। चलिए पहला, अब यहां कुछ सवाल मैं दे रहा हूं दोस्तों पत्र पत्रिकाओं से संबंधित, जरा इनको याद रखिएगा। सवाल आता है, ये बहुत सारी पत्रिकाओं का मैंने नाम लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, यहां पत्रिकाओं का नाम लिखा है। यहां दोस्तों उन पत्रिकाओं के रचनाकार का नाम आपको लिखना है, ठीक है। रचनाकार का नाम लिखना है, ये बताना है। जैसे परीक्षा में आता है उदंत मार्तंड, ये किसकी रचना है दोस्तों, तो बताएगा पंडित जुगल किशोर की। किसके दोस्तों, पंडित, इसके आगे लगा दीजिए पंडित जुगल किशोर जी की रचना है, तो इसे आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पूछता बंगदूत किसकी रचना है, तो बताइए दोस्तों राजा राम मोहन राय जी की रचना है, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी की पत्रिका है, राजा राम मोहन राय जी की पत्रिका का नाम है, ठीक है। कवि वचन सुधा भी पूछता है, तो याद रखिएगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहां जवाब होगा। क्या नाम होगा इनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यह कृति है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से पूछता है दोस्तों ब्राह्मण किसकी रचना दोस्तों, तो याद रखेगा प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना। किसकी रचना है, प्रताप नारायण। यह रचना क्या, पत्रिकाएं हैं दोस्तों, बार बार रचना मेरे मुंह से निकल रहा है, इसको आप सही कर लीजिएगा। इसी तरह से हिंदी प्रदीप दोस्तों किसने लिखा है, तो हिंदी प्रदीप लिखा है बाल
अच्छा हिंदी प्रदीप में दोस्तों एक मिनट है, बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है या बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। एक्चुअली बच्चे दोस्तों सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहीं पर होते हैं, तो याद रखेगा दोस्तों इनका नाम है बाल कृष्ण भट्ट, घबराएगा मत, इसलिए मैंने दोनों नाम को बताया। तो बाल कृष्ण भट्ट, भट्ट ने लिखा क्या दोस्तों, हिंदी प्रदीप। बनारस अखबार किसने निकाला है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। किसने निकाला है दोस्तों, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दोस्तों यह रचना निकाली है। आनंद कादम्बिनी किसकी रचना दोस्तों, अब यहां देखिए आप करिएगा बाल मुकुंद गुप्त, सही है ना, आनंद कादम्बिनी की मैं भूल रहा हूं, बताइए एक बार बताइए मुझे कमेंट करके। आनंद कादम्बिनी ये जो पत्रिका दोस्तों ये किससे संबंधित है, ठीक है, भूल रहा हूं मैं यहां, ये पत्रिका प्रेम घन से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, चेक नहीं करना, सही है, फिर भी स्टार लगा दे रहा हूं। ये पत्रिका दोस्तों किससे संबंधित है, ये प्रेम घन से संबंधित है, ये आनंद कादम्बिनी। भारत मित्र दोस्तों किसकी रचना है, ये रचना दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त की, ठीक है, बार बार बाल मुकुंद जी आ रहे थे, ठीक है, बाल मुकुंद। अब मैंने इसको कैसे याद रखा दोस्तों, तो बाल याद रखेगा, बाल भारत या बाल मित्र ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। बाकी सरस्वती दोस्तों, सरस्वती तो बहुत प्रसिद्ध कृति है दोस्तों, किसकी है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। किसकी कृति है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। माधुरी दोस्तों किसकी रचना है, तो माधुरी और हंस ये दोनों याद रखेगा दोस्तों, ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं, ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। जी हाँ दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। चांद और करमवीर, चांद किसकी रचना दोस्तों, तो चांद रचना है महादेवी जी की, ठीक है, महादेवी वर्मा जी की, सही बता रहा हूं ना, बताइए, वह महादेवी वर्मा। कर्मवीर दोस्तों किसकी रचना है, धर्मयुग तो उनका यार क्या, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, यही नाम है ना, धर्मवीर भारती, इनका नाम पहले दिमाग में चढ़ा था, धर्मवीर भारती, ठीक है। और कर्मवीर दोस्तों किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की, किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, तो इसको याद रखेगा। बाकी चांद बताई दिया आपको कि महादेवी वर्मा जी की ये पत्रिका है, बार बार रचना निकल रहा है, रचना भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये हमारा छठा चैप्टर है। चलिए 7वें चैप्टर में आते हैं, पत्र लेखन के कुछ सवाल आपको बताता हूं। सवाल ये आता है दोस्तों कि सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और शायद किसी वीडियो में मैंने कुछ गलत बता दिया, क्या बता दिया, कई बार मैंने कमेंट देखा है, एक बार आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, निवेदन आप सभी से, अगर कहीं मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गया हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। सुनिएगा, सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, क्योंकि ये आज का वीडियो नहीं है, काफी पुराने वीडियो में कभी कभी कमेंट आता है कि सर यहां उत्तर क्या होना चाहिए, पता नहीं मैंने कुछ गलत बोला है, क्योंकि बच्चे बताते भी नहीं कि किस वीडियो में क्या आया, ठीक है। मैं पहले ही दोस्तों एश्योर्ड आपको करता हूं कि सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए। जितने भी सरकारी पत्र होते हैं, सभी तरह के सरकारी पत्र, ये हमेशा दोस्तों अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, ठीक है, याद रखेगा, अन्य पुरुष। अगर कभी भी दोस्तों उत्तम पुरुष की बात करें, उत्तम पुरुष, तो याद रखिएगा यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं मैं, कदापि नहीं, ठीक है, कदापि नहीं मतलब असंभव, ठीक है, कदापि नहीं, ठीक है। कभी याद रखिए सरकारी पत्रों में उत्तम पुरुष का प्रयोग कदापि नहीं हो सकता, इसको आप याद रखेंगे, कदापि नहीं मतलब कभी नहीं हो सकता, ठीक है। क्या होगा, हमेशा अन्य पुरुष का प्रयोग होगा, पहली बात तो इसे याद रखेगा। सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग किया जाता है, जो सरकारी पत्र होते हैं दोस्तों उसमें क्या संबोधन होता है, तो संबोधन दो तरह का हो सकता है। अगर यहां पुरुष के संदर्भ में संबोधन है तो महोदय होगा, महिला के संदर्भ में संबोधन है तो महोदया होगा, यही होगा ना। हम इसी से तो अपनी कहानी शुरू करते हैं कि महोदय ये है, महोदया ऐसी ऐसी बात है। सरकारी पत्र में लिख रहा है एक ही पत्र जब एक ही साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है, बस खाली इतना नोट करिए, कोई पत्र है उसे मल्टीपल लोगों को भेजना है, तब इसे क्या कहा जाएगा, इसे सर्कुलर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बच्चे परेशान, ये सर्कुलर क्या होता है, बताया था, परिपत्र होता है, ठीक है, सर्कुलर कहा जाएगा। और सर्कुलर को क्या कहते हैं दोस्तों, परिपत्र कहते हैं, इसको याद रखेंगे। लिख रहा पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए, मान लीजिए आपने पहले किसी को कोई एप्लीकेशन लिखा है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुआ, तो आप उसको पुनः एक पत्र लिखते हैं, उस पत्र को याद दिलाने के लिए, उसी को कहते हैं रिमाइंडर। सर अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में अनुस्मारक। क्या कहते हैं, अनुस्मारक। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, अनुस्मारक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, रिमाइंडर कहते हैं। दोनों इसलिए बता रहा हूं कि दोनों याद रखो भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा, जो परिपत्र होता है दोस्तों, परिपत्र का तात्पर्य क्या है, सर्कुलर। ये जो सर्कुलर होता है सर, ये सर्कुलर किस श्रेणी में आता है, ठीक है। अब जब हम पढ़ते हैं दोस्तों तो हम पढ़ते हैं सरकारी पत्र या अर्ध सरकारी पत्र या फिर क्या हो गया व्यावसायिक पत्र, इस तरह के कई सारे नाम मिलते हैं। तो एक होता है दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग कार्यालयी पत्र। क्या पढ़ते हैं,
कार्यालय पत्र। ये जो कार्यालय पत्र होता है दोस्तों उसमें आता है, ठीक है, सर्कुलर को उसी में आता है, और कार्यालय जो होते हैं सरकारी में आते हैं, ठीक है। लिख रहा राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र क्या कहलाता है? ऐसा कोई पत्र जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। तो राजपत्र में हमारा आपका खत नहीं प्रकाशित होता है, कोई गवर्नमेंट की बात होती है राजपत्र में वो प्रकाशित होता है। राजपत्र मतलब गजट में, ठीक है। गजट में दोस्तों प्रकाशित होने का मतलब है ये कोई इंपॉर्टेंट है और ये कोई किसी तरह की ये अधिसूचना होगी, ठीक है। ये क्या दोस्तों, जब किसी तरह की सरकार कोई अधिसूचना जारी करती है तब दोस्तों उसे क्या करती? राजपत्र में प्रकाशित कराती, अन्यथा नहीं। तो ये सब सवाल याद रखेंगे, एकदम क्रीम सवाल मैंने छांटा है। ऐसे सवाल जो हमेशा पत्र लेखन में आपको परेशान करते हैं, सिर्फ वो सवाल मैंने यहां पर रखे, ठीक है। 7वां हो गया। आइए 8वें नंबर पे, इसके पहले हम लोगों ने मुहावरे का बात किया था। आज अपनी क्लास में हम लोकोक्तियों की बात करेंगे, ठीक है। लोकोक्ति मतलब लोगों द्वारा कही गई उक्ति। पुराने समय में बुजुर्ग लोग जो उक्तियां कहते थे उनका एक अर्थ होता था, उसी को दोस्तों बताया जा रहा है। लिख रहा आग लगने पर कुआं खोदना, ठीक है। यानी दोस्तों जब मुसीबत आ गई है तब दोस्तों उसके बारे में सोचा जा रहा है, इसी को तो कहते हैं आग लगने पर कुआं खोदना, ठीक है। यानी संकट के समय बचाव के बारे में सोचना, संकट के समय बचाव के बारे में सोचना। व्यर्थ है ना, ठीक है। जैसे आप ही तैयारी करते हैं, अब जब परीक्षा निकट आ जाएगी तब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो हो गया आपका बंटाधार। भगवान ही मालिक हैं आपके सिलेक्शन के लिए। अरे पहले तैयारी करिए, फॉर्म आने से पहले तैयार हो जाइए कि हम आज ही निपट लेंगे हिंदी से, ठीक है। हिंदी चाहे कोई भी विषय हो। लिख रहा है ढोल के अंदर पोल, बहुत सोच समझ के बताइएगा। ये मैं बहुत आसान नहीं है, ये मैं जितना लेकर आया हूं ना ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट। आप बता के तो दिखाओ ढोल के अंदर पोल। ये जो लोकोक्ति है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ढोल के अंदर पोल नहीं कहते हैं भैया, कुछ तो पोल है, इस ढोल में पोल है। मतलब क्या दोस्तों कि दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका जो अर्थ निकल कर आता है कि दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, गुण कुछ नहीं। मतलब एक आदमी होता है ना कि खूब उछल कूद करता रहता है, उसके अंदर कुछ होता नहीं, वही वाली बात हो गई। थोथा चना बाजे घना। यहां पर दोस्तों एक और भी पढ़ते हैं, हम बना सकते हैं थोथा चना बाजे घना, ठीक है। बाजे घना। जो अल्पज्ञानी होता है ना वो उछलता कूदता बहुत है, ठीक है। जो अल्पज्ञानी होता है हमेशा अपने ज्ञान को दिखाने का प्रयास करता है, और जो ज्ञानवान होता है ना वो बड़ा शालीन होता है, उसे पता है कि हमें किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी, ठीक है। तो शालीनता बड़ी बात है। तो थोथा चना बाजे घना। एक और इसी तरह की लोकोक्ति मुझे याद आ गया, ठीक है। क्या होता है? बैल न कूदे कूदे तंगी, ठीक है। बैल न कूदे कूदे तंगी मतलब क्या होता है? यानी मालिक के ब्याह पर जो नौकर उछड़ते हैं ना उनको बैल न कूदे कूदे तंगी है। मतलब मालिक तो चुपचाप बैठा, उसके अंदर पेशेंस है, जबकि वो बड़ा आदमी है, और जो नौकर है वो क्या कर रहा है? बार बार उछल कूद में लगा है। लिख रहा है बिल्ली के गले में घंटी बांधना है। तो डिफिकल्ट वाली बात है ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। यानी दोस्तों कोई असंभव सा कार्य कर देना या कोई डिफिकल्ट काम कर देना, उसको कहा जाता है। तो आप इसे कह सकते हैं कि कठिन काम संपन्न करना। क्या कह सकते हैं? कठिन काम संपन्न करना, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। लिख रहा आसमान से बातें करना। अब जब ये आसमान से बातें वाला आता है ना तो परीक्षा में एक ऑप्शन देता है घमंडी होना। तो लोगों को लगता है बड़ा इसको गर्व हो गया है, ठीक है। घमंड में दोस्तों आसमान से बातें कर रहा है, जबकि गलत है। आसमान से बातें करने का बड़ा अच्छा अर्थ निकलता है बहुत ऊंचा होना, ठीक है। आसमान से बातें करने का मतलब क्या होता है? बहुत ऊंचा होना या हमेशा आगे की सोचना, उसको कहा जाता है आसमान से बातें करना, ठीक है। थाली का बैगन दोस्तों किसे कहा जाता है? थाली का बैगन यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्यों कहा गया दोस्तों? जैसे एक थाली में दोस्तों बैगन रख दीजिए, बैगन गोल होता है, थाली ऐसे करेंगे बैगन ढरक के इधर, थाली ऐसे करेंगे बैगन ढरक के इधर, थाली ऐसे कर दिए बैगन ढरक के इधर, ठीक है। तो जो व्यक्ति का सिद्धांत नहीं होता ना उसके मायने और उद्देश्य रोज बदलते रहते हैं। और ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जिनके सिद्धांत और उद्देश्य रोज बदलते हैं। कभी उन्हें चपरासी बनना है, कभी उन्हें डीएम बनना है। देखिए मैं नहीं कहता कि आपको क्या बनना है, आप ना पहले मन से पढ़ाई करो। क्या बनना क्या नहीं बनना हो तो समय डिसाइड करेगा। आप पहले मन से पढ़ तो लो। आप आ जाते हो तैयारी करने, आप अपने आप से स्वयं से पूछो, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि हम लोगों ने पूरा इतिहास पढ़ा हो, पूरा भूगोल पढ़ा हो, पूरा संविधान पढ़ा हो? एक बार पढ़ा हो कम से कम। आपके अंतरात्मा कहेगा नहीं तुमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो पूछो सिलेक्शन कैसे होगा? असंभव।
तो पहले खुद से मेहनत करिए, फिर डिसाइड करिए। जब एक बार पढ़ेंगे तभी तो डिसाइड करेंगे कि हाँ कितना हम समझ पा रहे हैं, कितना हमारी रुचि बन पा रही है और हम क्या अपने जीवन में कर सकते हैं, तब डिसाइड होगा ना। पहले डिसाइड कर लिया तो गलत है। लिख रहा है चिकना घड़ा होना। देखो चिकने घड़े की खासियत होती है कि कोई भी चीज जब चिकना होता है तो वहां कोई चीज टिकती नहीं है। तो चिकना घड़ा होने का मतलब होता है बेशर्म होना, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, या फिर उसे हम कह सकते हैं निर्लज्ज होना, ठीक है। क्या कह सकते हैं दोस्तों, निर्लज्ज होना या फिर बेशर्म होना को क्या कहा जाता है, चिकना घड़ा होना। कि इसके ऊपर देखो 20 बार समझाओ कोई फर्क पड़ नहीं रहा, उसके लिए इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अर्थबोध, अर्थबोध दोस्तों हालांकि ये कोई बहुत खास चैप्टर तो नहीं है, लेकिन हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिस शब्द के अर्थ आपको नहीं पता होते और परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे लिख दे दोस्तों कृतज्ञ। दो तरह के शब्द होते हैं, एक होता है कृतज्ञ और एक होता है दोस्तों कृतघ्न। क्या होता है दोस्तों, कृतघ्न, ये आधा घ न, ठीक है। तो दो शब्द होते हैं। अगर लिखे कृतज्ञ तो याद रखेगा इसका मतलब होता उपकार को मानने वाला। क्या होता है दोस्तों, उपकार को मानने वाला। और कृतज्ञ का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो उपकार को न मानने वाला, ठीक है, न मानने वाला। दोनों दो तरह के शब्द हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। सदाशय का मतलब क्या होता है दोस्तों, सदाशय, ठीक है। तो सदा मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी के प्रति अच्छी आशय रखना, ठीक है, उसे हम सदाशय कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा अच्छे विचार रखना, अच्छे विचार रखना, ठीक है, अच्छे विचार रखना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सदाशय, ठीक है। दावाग्नि किसे कहते हैं दोस्तों, तो दावाग्नि का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग। क्या होती है दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग। अब देखिए एक सवाल और आता है, एक सवाल आता है दोस्तों बड़वा नल। क्या आता है दोस्तों, बड़वा नल, ठीक है। बड़वा नल दोस्तों समुद्र की आग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, समुद्र की आग को क्या कहते हैं, बड़वा नल कहते हैं। इसी तरह से एक शब्द होता है जठराग्नि, ठीक है, जठराग्नि, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों पेट की आग। क्या होती है दोस्तों, पेट की आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि। और यहां दावाग्नि है। इसी तरह से परोपकारी, ठीक है। परोपकारी का मतलब होता है परधनुपकारी। पर मतलब दूसरों पर, ठीक है, दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाला, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, परोपकारी। अजात शत्रु, अजात शत्रु मतलब क्या होता है, जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है, जिसका कोई शत्रु न हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अजात शत्रु कहते हैं। व्यसन मतलब क्या होता है दोस्तों, व्यसन का तात्पर्य होता है बुरी आदत, ठीक है। बुरी आदत को हम क्या कहते हैं, व्यसन कहते हैं। इसी तरह से परोक्ष मतलब क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेगा आंख से ओझल। क्या कहते हैं दोस्तों, आंख से ओझल, यानी दूर, जो आपको अपनी आंख से दिखाई न दे। अंतःपुर किसे कहा जाता है, तो महल का भीतरी भाग, महल का भीतरी भाग जहां रानियां निवास करती हैं, उसे क्या कहा जाता है, अंतःपुर कहा जाता है। आतिथेय किसे कहा जाता है दोस्तों, तो अतिथि का स्वागत करने वाला, अतिथि का स्वागत करने वाला, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, आतिथेय कहा जाता है। स्वानुभूत मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वानि मतलब स्वधन अनुभूति, यानी अपना अनुभव, ठीक है। क्या कह सकते हैं, अपना अनुभव, ठीक है, याद रखेंगे। वांग्मय माने क्या होता है दोस्तों, तो वांग धनमय, ठीक है। वांग्मय जो शब्द होता है दोस्तों, ये वाक या वाणी में विकार को कहा जाता है। तो वांग्मय मतलब क्या होता है, वाणी का विकार, विकार मतलब परिवर्तन, ठीक है। जिजीविषा मतलब क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेगा जीने की इच्छा या चाह, ठीक है, जीने की इच्छा या चाह, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिजीविषा कहते हैं। तो इस तरह के दोस्तों कई सारे शब्द हैं, पढ़ते तो हैं हम लोग हिंदी में, अर्थ ही नहीं पता है, और आ गया सामने तो बस ऐसे काम चलता रहता है। तो दोस्तों रोज 10 चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो नई नई चीजें मिलेंगी। इसी तरह से साहित्य की विधाएं, दोस्तों मेरे दिमाग में क्या आया ना, कि वैसे रचनाकार वाला टॉपिक मैंने पढ़ाई दिया था, तो आज मेरे दिमाग में आया ना कि एक्चुअली ना बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि आत्मकथा किसे कहते हैं और जीवनी किसे कहते हैं, कहानी किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं। हमें और आपको यही नहीं पता होता, ठीक है। तो याद रखेगा कहानी, वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कहानी किसे कहते हैं, तो कहानी से तात्पर्य है कि किसी विशेष घटना का रोचक ढंग से वर्णन, ठीक है, रोचक ढंग से वर्णन जो होता दोस्तों, यही होता है कहानी। किसी विशेष घटना का रोचक ढंग से जब वर्णन किया जाता है वही क्या कहलाता है, कहानी। नाटक किसे कहते हैं, नाटक का संबंध याद रखेगा प्रायः दो लोगों से होता है। दो क्या,
अब दो लोग हो गए। नहीं तो पुराने समय में दोस्तों जो अभिनेता होता था, इसी अभिनेता को नट कहा जाता था, ठीक है, नट, नाटक करने वाले को नट कहा जाता था। और नट, आज के जमाने में नट शब्द क्या हो गया, अभिनेता हो गया। इंग्लिश में इसी को एक्टर कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को एक्टर कहते हैं, हिंदी में अभिनेता कहते हैं। अगर कोई महिला है तो एक्ट्रेस हो जाएगा या अभिनेत्री हो जाएगा, ठीक है। तो नाटक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि नट के द्वारा किया जाने वाला अभिनय, नट के द्वारा किया जाने वाला अभिनय, किया जाने वाला अभिनय। अभिनय माने जानते हैं ना, वो जो कुछ भी दोस्तों प्रस्तुत करने चल रहा है वही क्या दोस्तों, नाटक है, ठीक है, वही नाटक है। अच्छा, जीवनी क्या होता है दोस्तों, जीवनी और आत्मकथा में अंतर होता है। आत्मकथा दोस्तों स्वयं के जीवन, स्वयं के जीवन का वर्णन जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, आत्मकथा, ठीक है। और जीवनी किसे कहते हैं दोस्तों, तो दूसरे के जीवन का वर्णन, ठीक है। एक जगह स्वयं का जीवन कर रहे हैं, अगर दूसरे के जीवन का जैसे हमेशा आपको क्या देता है कि कबीरदास पर जीवनी लिखिए, कबीरदास की जीवनी लिखिए, तुलसीदास की जीवनी लिखिए। क्यों? अगर कबीरदास जी ने स्वयं अपनी जीवनी लिखा होता, अपने बारे में लिखा होता, तो वो आत्मकथा कहलाता। आप अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं, लेकिन दूसरों की आत्मकथा आप नहीं लिख सकते। आप दूसरों की जीवनी लिख सकते हैं, अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं, यही याद रखेगा। उपन्यास का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब यही कहानी दोस्तों, ये जो विस्तृत कहानी है, जब ये क्या अपना विस्तार रूप ले लेती है, यानी आप इसे कह सकते हैं दीर्घ कथात्मक विधा। क्या कह सकते हैं, दीर्घ कथात्मक विधा, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोई कहानी का ना कई पार्ट आता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। और इसमें हर चीज का वर्णन होता है। ये सुखद वर्णन किया जाता है, इसमें दुखद वर्णन किया जाता है, इसमें मार्मिक वर्णन देखने को मिलता है, मतलब सब इसमें रहेगा। हर तरह के टेस्ट मिलेंगे किसमें, उपन्यास में। अच्छा, निबंध का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी विषय पर स्वयं का विचार, ठीक है, स्वयं का विचार, यही क्या कहलाता है दोस्तों, निबंध कहलाता है, ठीक है। जब आप किसी विषय पर अपना विचार प्रकट करते हैं तो उसी विचार को प्रकट करने की कला को हम क्या कहते हैं, निबंध लेखन, ठीक है। तो जब आप कभी पढ़ेंगे ना तो आपको निबंध लिखना पड़ेगा। तो पहले आप समझिए कि निबंध होता क्या है। अभी मैं पूछूं बच्चों से कि बताइए रिपोर्टाज क्या होता है, यात्रा वृत्तांत क्या होता है, एकांकी क्या होता है। इतने दिन से किताबों में पढ़ते आए हैं कि फला की एकांकी है, और पूछ लो एकांकी का मतलब क्या होता है, नहीं पता। पूछ लो रिपोर्टाज का मतलब क्या होता है, नहीं पता। तो हमें सीखना पड़ेगा ना, ये याद रखेंगे। ये भी आज की हमारी क्लास में है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। जुड़िए स्टडी 91 के साथ, आपका समय नहीं बर्बाद होगा, ठीक है। और आप खाली इतना कल्पना करो दोस्तों, हम अगर YouTube जैसे फ्री प्लेटफॉर्म पर इतना बेहतर कंटेंट दे सकते हैं, तो जो हमारा पेड प्रोग्राम होगा वहाँ हम कितना मेहनत करते होंगे। आप कभी पैसे से तुलना मत करिए यार, शिक्षा की तुलना पैसे से नहीं। फिर आप भी कटाक्ष हमारे ऊपर करते हो तो आप बेच ही क्यों रहे हो। देखो हम तो इसलिए बेच रहे हैं ना कि हमारे साथ टीम है ना, हमारे साथ लोग हैं, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी बताइए। आप ना हमेशा क्वालिटी कंटेंट पे बात किया करिए कि नितिन सर अगर हमने पैसे दिए ना तो क्वालिटी मिलना चाहिए। सर हमें सीखना है कुल मिला जुला के, हमारे अंदर से भय निकालिए, सारा सवाल सही कराइए, मुद्दा पैसे का नहीं है, ठीक है। तो आप हमें मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। और हिंदी की क्लास इतनी अच्छी लग रही, कभी आप हमसे जीएस पढ़ के देखिए। सुबह के समय दोस्तों क्लास चलती है, रोज सुबह के 10 बजे 5,500 सवाल पढ़ा चुका हूँ ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर, ठीक है। आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं, हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाया हूं दोस्तों। मौका दीजिए, जुड़िए, तब आपको मजा आएगा, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। और बहुत सारे विषय हैं जिनके ई बुक हैं, हमारे पास किताबें भी हैं, कोर्स भी हैं, ठीक है। आपसे यही निवेदन है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं तो निवेदन हाथ जोड़ के है कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यारा सा कमेंट, जो कुछ आपके मन में आ रहा है कि आज की क्लास पढ़ के कैसी लगी, बस इतना ही चाहिए। और उम्मीद है कि आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, क्योंकि ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, या आपका अपना चैनल है। इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। मैं आपके भरोसे ही यहाँ तक आया हूँ, ठीक है, आपके भरोसे यहाँ तक आया हूँ और आगे ही आपके भरोसे रहूँगा। रही बात दिल जीतने की, तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपका दिल मैं जीत लूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।